बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, नए माली साल 2021-22 का 8,427 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश हो गया है। तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा, कम से कम तनख्वाह 20,000 रुपये मुकर्रर की गई है। नए वफाकी बजट में खसारे का तखमिया 3,990 अरब रुपये रखा गया है। शौकत तरीन साहब ने आज ये बजट पेश किया। तरक्याती बजट को 630 अरब रुपए से बढ़ाकर 900 अरब रुपए करने की तजवीज़ है। नए बजट में दिफा के लिए 1,370 अरब रुपए रखे गए हैं। नए बजट में जीडीपी ग्रोथ का अहदाफ 4.8% है। कर्ज़ों और सूद की अदायगी के लिए 3,060 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। स्टॉक एक्सचेंज इंतज़ामिया की दरीना मुतालबा मंजूर हो गया है। टर्नओवर 10 अरब से 100 अरब कर दिया गया है। नए माली साल 2021-22 के बजट में विदहोल्डिंग टैक्स का खात्मा किया गया है। फ़ज़ाई सफ़र, डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स, मादनियात की तलाश पर विदहोल्डिंग टैक्स नहीं होगा। बैंक से रकम निकलवाने, स्टॉक मार्केट और मार्जिन फाइनेंसिंग पर विदहोल्डिंग टैक्स नहीं होगा। 20 अरब के करंट अकाउंट खसारे को अप्रैल में सरप्लस कर लिया गया था, ये कहना है शौकत तरीन साहब का। नए माली साल के बजट में सब्सिडी का तखमिया 682 अरब लगाया गया है। सूबों और वफाक का मजमूई तरक्याती बजट 2,135 अरब है। 850 सीसी गाड़ियों में 4.5% टैक्स की छूट दी गई है। गाड़ियों और यूपीएस में इस्तेमाल होने वाली बैटरीज महंगी ही हैं। 3 मिनट से ज़ायद जारी मोबाइल फ़ोन कॉल पर एक्साइज ड्यूटी लगेगी। इंटरनेट के इस्तेमाल, SMS पर एक्साइज ड्यूटी का निफाज करने का फ़ैसला भी किया गया है। ई कॉमर्स लेन देन को सेल्स टैक्स नेट में लाने का फ़ैसला भी हुआ है। इसके साथ साथ जीडीपी की 4.8 मेंशन किया है इन्होंने। और स्टॉक मार्केट, जिस तरह मैंने पहले बताया कि बहुत खुश हैं, लेकिन क्यों स्टॉक मार्केट को इतना एक्नॉलेज किया गया है और उनको क्यों दी गई है, जबकि अपॉर्चुनिटीज़ बाकी जगहों पर भी देनी चाहिए थी। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करते हैं और मज़ीद क्या होने जा रहा है और इसका इम्पैक्ट। आप सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हैं टैक्स के। टैक्स कलेक्शन इज़ द मेन थिंग। क्या इनडायरेक्ट टैक्सेस से ही काम चलेगा या डायरेक्ट टैक्सेस के लिए जो हुकूमत के ख्वाब हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब के ख्वाब हैं, ही इज़ अ वेरी सीनियर बैंकर, वो कैसे इस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, इस पर बात करेंगे। मुझे आज ज्वाइन किया है डॉक्टर फ़ारूक सलीम ने, इकोनॉमिस्ट हैं, वेरी वेल रिनाउंड। डॉक्टर वकार अहमद ने, वेरी वेल रिनाउंड इकोनॉमिस्ट। और प्रोफेसर डॉक्टर शाहिदा वजारत ने, वंस अगेन अ वेरी वेल रिनाउंड नेम इन इकोनॉमी। नाज़रीन, इन तीनों से बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर शाहिदा वजारत, डॉक्टर वकार अहमद और शॉर्टली हमें डॉक्टर फ़ारूक सलीम भी ज्वाइन कर लेंगे जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिदा वजारत। लेट मी स्टार्ट विद यू डॉक्टर साहब। आज का बजट 8,487 अरब रुपए का पेश किया गया। फ़ीकस आमदनी में 15% इजाफा हुआ है। कम से कम उजरत अब 20,000 होगी। पेंशन जो थी इनको भी इंक्रीज़ किया गया है। एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हुई हैं 14% से। रुपी स्ट्रेंथन हुआ है विद रिस्पेक्ट टू डॉलर। और FPR ने जो टैक्स कलेक्शन है वो 18% इंक्रीज़ हुआ है। ओवरऑल पहले मुझे एनालिसिस दीजिएगा जी, आप इस बजट को कैसा देखती हैं? डुएबल है इसमें चीज़ों को करना, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको इंश्योर करना, उनको रीच करना, कैसे आप इसको एनालाइज करेंगी जी? देखिए, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, मुझे तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे इलेक्शन ईयर का बजट है, क्योंकि पिछले जो इसी हुकूमत के जो बजट्स थे वो उन बजट से बहुत बेहतर है, एटलीस्ट ऑन पेपर। और आप देखिए कि इस दफ़ा हुकूमत ने 10% गवर्नमेंट सर्वेंट्स को और पेंशनर्स को 10% इजाफा भी दिया है, जो कि बहुत नाकाफ़ी है महंगाई देखते हुए, मगर पिछले बजट्स में तो ये भी नहीं था। और इसके अलावा मैं समझती हूँ कि अगर आप इसको वाकई एनालाइज करें और आप तरक्याती प्रोग्राम्स देखें, क्योंकि हुकूमत ने, इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो वो कहते थे कि MNAs को
डेवलपमेंट फंड्स देना बिल्कुल करप्शन है। बिल्कुल इस दफा उन्होंने काफी बड़े अमाउंट बढ़ा दिया है, 900 बिलियन रुपए कर दिया है 650 बिलियन से जी। और फिर ये देखिए कि आप बजट में जो डैम्स हैं उससे पता चलता है कि हुकूमत के क्या इरादे हैं, क्योंकि डैम्स का जो है उन्होंने 5 ईयर का वो दिया है कि 3 जो उनके बाकी 2 साल रह गए उसके लिए डैम्स का वो दिया है, उन्होंने पूरे 5 साल के लिए डैम्स पे वो दिया है। तो उससे पता चलता है कि हुकूमत, ऐसा लग रहा है जैसे वो ये बजट दे के और एक फेवरेबल सा बजट दे के और फिर शायद वो लगता है कि इलेक्शन की तैयारी करेगी और लोगों से एक्सपेक्ट करेगी कि वो पिछले 3 साल के तमाम अपनी सख्तियां और तमाम मुश्किलात भूल जाएं और इस बजट को याद करके और पेपर जैसा भी और उसको याद करके उनको वोट्स दे दें। बिल्कुल ठीक है। मैं समझती हूँ कि बहुत सियासी बजट है और मेरे ख्याल में ये भी कोशिश होगी कि अगर कोई इंटरिम पीरियड के लिए कोई हुकूमत केयर टेकर आए तो शायद वो अगर ये सब कुछ नहीं कर सकेगी तो हुकूमत अपनी तरफ से मेरे ख्याल में पॉपुलर होने के लिए कि हमने तो बहुत बेहतर दिया था मगर उस पर भी अमल दरामद नहीं हो सका। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर वकार आपकी तरफ आता हूं। डॉक्टर शायदा वजारत ने तो सियासी बजट करार दे दिया है, मैं ज़रा इस पे डिटेल पे भी आपके साथ जाऊंगा। मुझे ज़रा ये बताइएगा कि स्टॉक मार्केट पे इतनी मोहब्बत, इतना ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? बाकी चीज़ों के ऊपर काफ़ी कुछ किया जा सकता था। स्टॉक मार्केट तो ऑलरेडी शौकत तरीन साहब आज फरमा रहे थे कि जी दुनिया की तीसरी या चौथी बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है, उनको आपने कैपिटल गेन टैक्स भी रिड्यूस कर दिया और टर्नओवर जो टैक्स था उसको भी रिड्यूस कर दिया। इसके ऊपर आप क्या मंतक देखते हैं जी? जी, आपने सही कहा बिल्कुल मंसूर साहब, और नज़र यही आ रहा है कि प्रॉबेबली गवर्नमेंट को जो एक गेन्स नज़र आए रिसेंट पास्ट में स्टॉक मार्केट के अंदर, जो कैपिटलाइजेशन नज़र आई, जो इंक्रीज्ड इनफ्लो नज़र आया, उसके ऊपर गवर्नमेंट प्रॉबेबली कैपिटलाइज करना चाह रही है और मज़ीद इंसेंटिवाइज किया है ताकि उस सेक्टर के अंदर जो है वो मज़ीद इंटरेस्ट डेवलप हो। आई थिंक कि सिर्फ स्टॉक मार्केट अकेला सेक्टर नहीं है, 2-3 आपको और सेक्टर्स ऐसे नज़र आते हैं जहां पे फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि अगर टैक्सेस की छूट ना भी दी जाती, ये टैक्स एक्सपेंडिचर ना भी दिए जाते तो काम चल सकता था। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी देखना चाहिए मंसूर साहब कि जब भी बजट बनता है तो आप रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं गैलरी को, सो आपका अपना भी जो है वो जो एक पॉलिटिकल वोटर होता है उसको आपने रिस्पॉन्ड करना होता है। बहुत सारी लॉबीज एट प्ले भी होती हैं, तो वो फैक्टर भी डिस्काउंट नहीं किया जा सकता यहाँ। तो इसमें कौन सी लॉबी को आप समझ रही हैं कि हुकूमत ने और शौकत तरीन साहब ने ज़रा एड्रेस करने की कोशिश की है? अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, और पेट्रोलियम लीवे के ऊपर कोई चीज़ नहीं बताएगी पीडीएल के ऊपर, उस पर क्या सिचुएशन है? मैं सुनना बड़े ध्यान से था लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ, मैंने कहा मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसके ऊपर भी कोई चीज़ है, क्योंकि उसके ऊपर भी कॉन्फ्लिक्ट है काफ़ी चीज़ों का कि कितनी लेवी होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए। जी, अभी उस पर क्लैरिटी सर्टनली नहीं आई है मंसूर साहब, और मेरा ख्याल है अभी रात को जब डिटेल्ड बजट डॉक्यूमेंट्स देखेंगे तो जाहिर है वो फिर आई थिंक कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये एक सवाल आएगा जो फाइनेंस मिनिस्टर उसको आंसर दे रहे होंगे। लेकिन आपका जो पहले वाला पॉइंट है वो बहुत अहम है। फॉर एग्जांपल हम सेलेक्ट सेक्टर्स को देख रहे हैं जिनको कंसिस्टेंटली बेनिफिट किया जा रहा है। आपने देखा कि ऑटो सेक्टर जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये भी एक एग्जांपल है स्टॉक मार्केट की तरह की कि आपका ऑटो सेक्टर जो है उसने बहुत पॉजिटिव गेन्स जो है रिसेंट मंथ्स में दिखाए हैं, और उसी सेक्टर को आपने मजीद टैक्स में छूट भी दी है, और ऑलरेडी इंपोर्ट भी बहुत लिबरलाइज्ड है आजकल ऑटो सेक्टर की। तो वहाँ पे भी थोड़ा सा समझने से हम कासिर थे कि हमारा ख्याल था कि प्रोबेबली टैक्स छूट जो है वो आपको उन पोटेंशियल सेक्टर्स को देनी चाहिए थी जो कोविड में अभी तक ओपन नहीं हो सके। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो अभी भी बंद पड़े हुए हैं, उनके रोज़मर्रा के मसाइल हैं, शायद उन सेक्टर्स की निशानदेही करके टारगेटेड टैक्स एग्जेम्पशंस देने की ज़रूरत थी। ओके, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर शाहिदा, मैं ज़रा थोड़ी वजारत जो है ज़रई शोबा इसके ऊपर जाना चाहूँगा कि लिए 12 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस पूरी सिचुएशन में IT
ये जो ज़राअत है और उसके साथ साथ ये जो ई कॉमर्स है, इसकी मैं बात करना चाहूँगा। आपको लगता है कि ज़राअत के लिए जो लीवे दिया गया है उससे किसान की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है या इससे उसी जागीरदार की ही ज़िंदगी बेहतर होगी? देखिए, इसके कुछ वजाहत अभी नहीं की है हुकूमत ने। बहुत से इबाम हैं टैक्स के बारे में जो उन्होंने तजावीज़ दी हैं, और एग्रीकल्चर के बारे में उन्होंने कुछ तजावीज़ दी हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि टैक्स इसकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कुछ तजावीज़ दी हैं, और कहा है कि बेहतर क्वालिटी के बीज मुहैया किए जाएंगे जी। अब इस पे मुझे बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि देखिए कि पाकिस्तान में ये हुआ है अब तक कि बेहतर क्वालिटी के सीड के नाम पे हमने GMO सीड्स को मुतारिफ कराया है, और हुआ ये है इससे कि पाकिस्तान में काफ़ी सालों से ये जो कपास है इसके बीज बदल दिए गए, और बड़े खुफिया तरीके से बदले गए, खुफिया क्लैंडस्टाइन तरीके से, और ये हुए से भी काफ़ी साल हो गए। और जब ये बीज बदले गए तो उसके अगले साल ये जो ज़राअत की थी ये 1/4 कम हो गई। ओके। और अब इस दफ़ा उससे भी ज़्यादा कम हो गई है, और हुकूमत ने इसमें जो तजावीज़ दी हैं उन्होंने यही कहा है कि बेहतर किस्म के बीज मुहैया किए जाएंगे। अब ये जो है इस पे हुकूमत को वाज़े करना चाहिए कि कौन से बेहतर बीज, क्योंकि जब GMO बीज इस्तेमाल किए गए कपास में तो उसकी पैदावार में पहले 1/4 कमी हुई, फिर 50% कमी हुई, और आज भी जब गवर्नमेंट ने सर्वे पेश किया तो उन्होंने कहा कि तमाम ज़रूरी अशिया की चीज़ों की पैदावार बेहतर हुई है सिवाय कपास के। और कपास की वजह वही है कि कपास में जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मुझे हुकूमत से ये कहना चाहूँगी आपके तवज्जुह से कि खुदारा आप नए बीज GMO मत मुतारिफ कराइएगा, वरना हमारे बाकी भी कपास की जो अजनास हैं उनकी भी पैदावार कम हो जाएगी, जिस तरह कपास की कम हो गई। और उसके अलावा इनके जो सेहत पे और वो जो असरात हैं वो उसके अलावा हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, मुझे फ़ारूक सलीम साहब ने भी व्यूअर्स ज्वाइन कर लिया। थैंक यू वेरी मच जी। फ़ारूक साहब, बजट कैसे देख रहे हैं आप? आज एक कहा यह जा रहा है कि जी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है इस बजट को देख के, जो शौकत तरीन साहब ने प्रेजेंट किया है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने बताई हैं, एंड ही बीइंग अ सीनियर बैंकर ही फील्स लाइक कि ही कैन टेक, और उन्होंने कंज्यूमर की बात की है, चाहे गाड़ी देनी हो और 850 सीसी या ऐसी चीज़ें, उन्होंने मैसेज की बात की है, और उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली लिया है जो IMF की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। वो कहते हैं कि जी जो मर्जी हो जाए, एक गरीब आदमी पर और सैलरीड इंडिविजुअल्स पर और बोझ मैं नहीं डालूंगा। सर, सबसे पहले बताइएगा ओवरऑल आपका एनालिसिस क्या है जी बजट को लेकर? देखिए, हर बजट का एक सियासी पहलू होता है और एक माशी पहलू है, जिसमें हमें अदाद शुमार बेतहाशा बताए जाते हैं कि हुकूमत टैक्स कितना कलेक्ट करेगी, हद क्या है, उसको खर्च कहाँ किया जाएगा। जो सियासी पहलू होता है, मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, हर बजट को कहा जाता है कि वो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली है, हर बजट को कहा जाता है कि वो आवाम दोस्त है, हर बजट को कहा जाता है कि वो गरीब दोस्त है। तो ये सियासी नारे तो हमेशा लगते हैं। अदाद शुमार जो हैं वो अगर उनको डिटेल से स्टडी करना शुरू करें तो एक डिफरेंट किस्म की पिक्चर वो देते हैं। देखिए, एक तो बजट था फरवरी 16 का जो पाकिस्तान ने और IMF ने आपस में मुआहदा किया था, जिसमें 4 मेन सतून थे, पिलर्स थे उसके। 1200 अरब का कोई इजाफी टैक्स था, 600 अरब का पेट्रोलियम लेवी था जो टैक्स लगना था पेट्रोल और डीजल के ऊपर, और कोई 900 अरब रुपया इजाफी इकट्ठा करना था बिजली की बिलों की बात में, और कोई 140 अरब रुपए के टैक्स एग्जम्पशंस जो कॉर्पोरेशन को दिए गए थे वो वापस लेने थे। अब अगर तो वो मान लिया जाए और हर चीज़ उसके ऊपर अमल किया जाए तो फिर तो लगता है कि मजबूरी बहुत जो है पाकिस्तानियों के ऊपर वो मजीद बहुत बढ़ जाएगा और बड़ी तेजी बढ़ेगा। अब वज़ीर आज़म साहब भी ये कह रहे हैं, वज़ीर ख़ज़ाना साहब भी ये कह रहे हैं कि हम सारी शराइत जो हैं वो IMF की नहीं मानेंगे, बल्कि वज़ीर ख़ज़ाना ने तो यहाँ तक कहा कि
हम रीनिगोशिएट करेंगे पूरा का पूरा पैकेज। डॉक्टर साहब लेकिन सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, लेकिन पीडीएल के ऊपर या पेट्रोलियम लेवी के ऊपर अभी मैं डॉक्टर वकार से भी यही बात कर रहा था, आज फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई बात की नहीं जिसके ऊपर मेरे ख्याल में बात उनको करनी चाहिए थी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। जी उस पर भी नहीं हुई। बिजली के 900 अरब का जो मुआहदा था उसमें भी नहीं हुआ। देखिए जो आलमी मालियाती इदारे हैं वो किसी एक शख्स के साथ मुआहदा नहीं करते हैं, वो तो वजारत खजाना हुकूमत पाकिस्तान के साथ करते हैं, और अगर उस दौरान आपका वजीर खजाना तब्दील हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मुआहदे किए थे वो सब खत्म हो गए। यहाँ पे एक एलिमेंट मंसूर साहब अगर मुझे इजाजत है जो ऐड करना चाहता हूँ वो है पाकिस्तान और अमेरिका का आपस में ताल्लुक और आपस में शायद बढ़ता हुआ ताल्लुक। पाकिस्तान की तरफ से शायद ये सोची जा रही है कि हम अमेरिका को कायल कर लेंगे कि वो आईएमएफ के ऊपर किसी किस्म का दबाव डाले, क्योंकि अमेरिका के आपको पता है तकरीबन 8,31,000 वोट हैं आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में। तो ये एक गैर मालियाती नॉन फाइनेंशियल स्टेप आप समझिए कि हमारी तरफ से उम्मीद की जा रही है कि कुछ ज्यादा लचक आईएमएफ हमें दिखा पाएगा और हम अमेरिका को कायल कर लेंगे कि वो आईएमएफ को किसी तरह प्रेशराइज करे लचक दिखाने के लिए। ओके बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर वकार मुझे एक चीज़ बताएं, टैक्स कलेक्शन की बड़ी बात हुई है और एक टारगेट भी दिया गया एफबीआर को, फिर हमने कल देखा जो हमारे मिनिस्टर फॉर रेलवेज थे वो बहुत बुरा भला एफबीआर को कह रहे थे। मैं देख रहा था कि एफबीआर ने इस दफ़ा इंक्रीज़ किया है 18% टैक्स कलेक्शन को लेकर। टैक्स कलेक्शन कैसे मुमकिन होगी, क्योंकि अनलेस और अनटिल आप टैक्स ब्रैकेट के अंदर लोगों को नहीं लेकर आएंगे, आप ये जितने हसीन ख्वाब दिखा रहे हैं ये ख्वाब शर्मिंदा तामीर नहीं हो सकेंगे। क्या कहते हैं इस पे? जी मंसूर साहब बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं इसके ऊपर वेरी क्विकली आता हूँ। मैं सिर्फ आपका वो जो पहला वाला पॉइंट आप डिस्कस कर रहे थे कि ज़राअत के लिए इस बजट में क्या है, जो आप डॉक्टर शाहिदा के साथ डिस्कस कर रहे थे, उसमें सिर्फ मैं थोड़ी सी एडिशन करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो सीरियस क्राइसिस है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो कॉटन का है। और कॉटन के ऊपर आज हमने बात नहीं सुनी है, और एलोकेशन स्पेसिफिकली कॉटन सेक्टर को क्या जा रही होगी वो हमें नज़र नहीं आ रही है। दूसरा जो इलेक्ट्रिसिटी रिलीफ की बात हम काफ़ी दिनों से सुन रहे थे कि शायद एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी रिलीफ अनाउंस होगा, फार्मर्स की बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है, वो भी जो है सुनने में नहीं आया है। अब इशू ये है कि अगर आप ये फार्मर्स की स्ट्रक्चरल इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करते तो फिर वही होगा कि आपकी फूड इंपोर्ट्स जो हैं वो इस वक्त बतदरीज बढ़ती चली जा रही हैं। पिछले 10 माह में 54% इंक्रीज़ है आपकी फूड इंपोर्ट्स में, जो आपकी 73 साल तारीख में अनप्रेसिडेंटेड है। तो ये अब आपकी इस वक्त फूड सिक्योरिटी का मामला है जो कि बजट के अंदर एज सच या उतना फोर्सफुली हमें नज़र नहीं आ रहा। कमिंग टू योर पॉइंट ऑन टैक्सेस जी, अच्छा अब अगर तो आपने टैक्स कलेक्शन का ये हदफ अचीव करना है डॉक्टर वकार, अगर आप मुझे थोड़ा सा मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है जी, ये टैक्स कलेक्शन पे मैं आपसे जवाब लेता हूं। व्यूअर्स एक छोटी सी जरा ब्रेक ले, ब्रेक से वापस आते हैं तो टैक्स कलेक्शन के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये जो ख्वाब हमने देखा है और अल्लाह करे ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो, लेकिन इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए टैक्स कलेक्शन बड़ी ज़रूरी है। और वो किस तरह होगी, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट लेवल ही नहीं है टैक्स देने के ऊपर। सो इस पे बात करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। डॉक्टर वकार आपसे बात हो रही थी जी टैक्स कलेक्शन के ऊपर, जी प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। मंसूर साहब, अच्छा बज़ाहिर तो हमें जो स्पीच में सुनने को मिला नैरेटिव वो तो ये था कि कोई नए टैक्सेस एज सच नहीं लगाए जा रहे, एग्जिस्टिंग टैक्सेस के अंदर ही जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव किया जाएगा, लोगों को टैक्स नेट में लाया जाएगा, बिल्कुल जैसे आपने कहा जी। लेकिन ये जो टारगेट आपने मीट करना है इसके लिए लगभग आपको जो है 500 अरब रुपए का आपको एडिशनल रेवेन्यू जो है वो रेज करना है, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि अगले 11-12 माह के अंदर आप यकदम कोई इतना ज़्यादा टैक्स नेट वाइडन कर लेंगे कि आपके पास जो है वो आ जाएगा। नेचुरली इस साल की तरह आपका इन्हिसार जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर एब्सोल्युटली बिल्कुल ठीक, और उसका जो पॉवर्टी इम्पैक्ट है, उसका जो गुर्बत पे इम्पैक्ट है वो बहुत ही रिग्रेसिव रहेगा। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की साइट पे हम सुनना चाह रहे थे इस दफ़ा कि जो नेशनल टैक्स काउंसिल ने सिफारिशात दी थी फॉर टैक्स हार्मोनाइजेशन, जहाँ सूबों के ऊपर हमने
ज़्यादा जिम्मेदारियां अब डालनी थी कि सूबाई टैक्स कलेक्शन भी इम्प्रूव हो, वो हमें देखने में नहीं आई है। और हमने ये भी सिफारिश की थी कि अगर सूबे जो हैं जिनके पास अब बहुत सारे प्रोग्रेसिव टैक्स बेसिस हैं, जिनमें एग्रीकल्चर है, प्रॉपर्टी है, ट्रांसपोर्ट, सर्विसेज टैक्स अब उनके पास है, अगर वो फॉर एग्जांपल अपनी एग्रीकल्चर इनकम्स को नहीं टैक्स कर पा रहे, ठीक है, तो एफबीआर टैक्स करके उनको ट्रांसफर कर दें, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी आपको इस वक्त नहीं नजर आ रही जी इसके अंदर बजट। ओके ठीक। अच्छा डॉक्टर शाहिदा वजारत, लेट मी टेक डॉक्टर वकार पॉइंट। आपने टैक्स कलेक्शन करनी है, आप कह रहे हैं कि हम करेंगे, हम इंक्रीज भी करेंगे, एफबीआर भी सब कुछ करेगा, उसके लिए वे आउट क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है, दूसरा है कि आप अपना इंपोर्ट को इंक्रीज करें, रुपया आपका वैल्यू और विद रिस्पेक्ट टू डॉलर स्ट्रेंथन हो। इन चीज़ों के ऊपर आप कितना देख रही हैं कि इंपोर्ट बेहतर होगी या रुपये मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगा, ताकि हमारा ये जो टैक्स कलेक्शन वाला प्रोसेस है ये इनडायरेक्ट टैक्सेस की बजाय इनकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो टुवर्ड्स इट? जी देखिए, गवर्नमेंट ये अस्यूम कर रही है कि इकोनॉमी जो है इट विल ग्रो बाय 4.8%, और उसकी वजह से उसने अपना जो रेवेन्यू टारगेट्स किए हैं वो 500 बिलियन रुपए किए हैं कि इकोनॉमी अगर 4.8% से ग्रो करेगी तो गवर्नमेंट उसमें से 500 बिलियन रेवेन्यू जमा कर देगी। मगर मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट का ये जो 4.8% टारगेट है इकोनॉमी का, ये एग्जैजरेटेड है। बिकॉज मैंने ये देखा है पाकिस्तान में भी और मुल्कों में भी जो IMF के प्रोग्राम्स में गए थे, वो इतनी जल्दी रिकवर नहीं करते जितना कि हुकूमत कह रही है कि पाकिस्तान ने रिकवर कर लिया है। तो मुझे ये थोड़ा सा एग्जैजरेटेड फिगर लग रही है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आप देखें गवर्नमेंट के जो मतलब जैसा कि आपने खुद कहा कि कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि किस तरह गवर्नमेंट ये महसूलात को जमा करेगी। मिसाल के तौर पे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बहुत सी चीज़ें ऐसी कही जिसमें बहुत इबाम है। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि हम अमीर लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना हिस्सा डालें। अब इस तरह तो आप कभी भी महसूलात नहीं जमा कर सकते कि अमीरों से कहें, रिक्वेस्ट करें कि भाई आप भी कुछ अपना हिस्सा डाल दीजिए। उन्होंने कोई हिकमत अमली नहीं बताई कि अमीर लोग किस तरह अपना हिस्सा डालेंगे, कौन से टैक्सेस हैं जो अमीर लोगों से टैक्सेस और रेवेन्यू जनरेट करेंगे। फिर इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में बहुत इबाम है। उन्होंने कहा कि हुकूमत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेगी, मगर स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेगी जिससे ये रेवेन्यू जनरेट हो सके 500 बिलियन। ठीक। टैरिफ स्ट्रक्चर को भी उन्होंने कहा कि टैरिफ स्ट्रक्चर को मुनासिब बनाया जाएगा ना। ये तो बहुत ही वेग स्टेटमेंट्स हैं फाइनेंस मिनिस्टर के, समझ में नहीं आ रहा कि मुनासिब से उनका क्या मतलब है। हो सकता है जो उनके नज़दीक मुनासिब हो वो हमारे नज़दीक बहुत नामुनासिब हो। बिल्कुल ठीक। तो उन्होंने कुछ स्पेल आउट नहीं की कोई स्ट्रेटजी कि मुनासिब क्या होगा, नामुनासिब क्या होगा और किस तरह वो ये सारे जनरेट करेंगे। और इससे मुझे भी यही शक व शुबहात हैं कि सबसे आसान जो है टैक्स लगाना वो इनडायरेक्ट टैक्स है, और वो IMF का इसीलिए बहुत फेवरेट टैक्स है। ठीक, मुझे ज़रा ठीक हो गया डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया। मुझे ज़रा डॉक्टर फ़ारूक के पास जानने दीजिएगा। डॉक्टर साहब मुझे एक चीज़ बताएं, इनडायरेक्ट टैक्सेस के आप भी बड़े ख़िलाफ़ हैं, मैं भी बड़ा ख़िलाफ़ हूँ। हम लोग कहते हैं कि जी टैक्सेबल ब्रैकेट में जब तक आप लोगों को नहीं लाएंगे, लोग टैक्स नहीं देंगे। लोग तब टैक्सेबल ब्रैकेट में आएंगे जब उनको ये फील होगा कि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो रही है, उनकी स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बेहतर हो रही है। लेकिन इस पूरे सिनेरियो के अंदर एक आम आदमी की ज़िंदगी कब कैसे बेहतर होगी, ये मैं अभी तक जानने से जी मुझे मुश्किल है। आप मेरी अगर इसमें थोड़ा बताएं कि कैसे बेहतर होगी एक आम आदमी की ज़िंदगी। जी आप बिल्कुल नुक्ता सही उठा रहे हैं, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। मैं तो न सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस के खिलाफ हूँ बल्कि टैक्सेस के ही खिलाफ हूँ। अब आप सोचिए कि 2008 का अगर आप बजट निकाल के देखिए, उस वक्त जो हमारा टैक्स का हद था वो 1000 अरब का था। बिल्कुल। अब हमें बता रही है कि 4170 अरब उन्होंने 11 महीनों में इकट्ठे कर लिए। तो टैक्स तो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है इस मुल्क में। हम 1000 से 4000 अरब तक पहुंच गए हैं। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ
कि 2008 में हमारा जो हुकूमत के अखराजात थे वो 1500 अरब के थे, वो आज जो हैं वो 8,500 अरब पे पहुंच गए। जिस रफ्तार से, जिस तेजी से हुकूमत के अखराजात और खसारे बढ़ रहे हैं, अगर पूरे पाकिस्तान का मैं समझता हूँ खून भी चूस लिया जाए तो भी उनका टैक्स जो है उनके अखराजात को पूरा नहीं कर पाएगा। अच्छा, ये जो नारा है टैक्स नेट बढ़ाने का, ब्रॉडन करने का, ये आप अखबारें निकाल के देख लीजिए, ये कम से कम 60-65 साल पुराना है। अयूब खान साहब कहते थे कि हम टैक्स ब्रॉडन करेंगे, याहिया खान साहब का यही नारा रहा, उसके बाद भुट्टो साहब, जुल्फिकार भुट्टो साहब ये नारा लगाते रहे, नवाज शरीफ का ये नारा था, मुशर्रफ साहब का ये नारा था, लेकिन टैक्स ब्रॉडन, बेस ब्रॉडन नहीं हो पा रहा। इसका मतलब यह है कि टैक्स का बेस जो है वो इतना ही है जितना इस वक्त एग्जिस्ट करता है। फोकस इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, फोकस हुकूमती अखराजात को कम करने के लिए होना चाहिए। जिस रफ्तार से वो बढ़ रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि आप जितना मर्जी टैक्स लगा दीजिए इस कौम के ऊपर, वो अखराजात जो हैं उनको बीट नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक और भी चीज़ ज़रा समझाइएगा, इसी को ज़रा कंटिन्यू मुझे चीज़ कीजिएगा। डॉक्टर फ़रूख, मुझे बताएं कि जो आज फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे थे कि जी पॉइंट ऑफ सेल्स को हम इंक्रीज़ करेंगे, तो उसके अंदर उन्होंने कहा जी जो पॉज मशीन्स हम लोग लगाएंगे, ये ऑब्वियसली बैंकिंग के रिलेटेड है, पॉज मशीन्स लगाएंगे एंड ऑल दैट। सर, इस सारे प्रोसेस के लिए वो जिसके पास आपने जाना है उसका ट्रस्ट लेवल पहले आपके ऊपर होना चाहिए कि जी मैं टैक्सनेट में आ रहा हूं और उसके बाद जो मेरी सेल्स होंगी वो पॉज के थ्रू चलेंगी और मैं फिर टैक्स अदा करूंगा। सर, पॉज मशीन लगाना तो इश्यू नहीं है, लेकिन जिनके पास आप लगाने जा रहे हैं दे आर नॉट बिलियनर्स। आप बात कर रहे हैं उस मार्केट, उस ताजिर की जो टैक्स नहीं देता, जिसकी वजह से 3-4 फाइनेंस मिनिस्टर फारिग हो गए, चेयरमैन एफबीआर फारिग हो गए। आपने उनको एड्रेस करना है। मंसूर साहब, आपने जो बड़ा ही वैल्यूबल लफ्ज इस्तेमाल किया है वो किया है ट्रस्ट का, एतबार और एतमाद का। देखिए, जो असल खसारा है वो मैं समझता हूँ एतबार और एतमाद का है। हम फोकस करते रहते हैं बजटरी खसारे के ऊपर और तजारती खसारे के ऊपर। असल खसारा जो है वो ये एतबार और एतमाद का खसारा है जो पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी हुकूमत के दरमियान है। और आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया है कि जब तक वो एतबार और एतमाद का जो रिश्ता है वो कायम नहीं होता तो आप भूल जाएंगे आपने कितना टैक्स इकट्ठा करना है या नहीं करना। अच्छा, फिर दूसरा एलिमेंट इसमें देख लीजिए, हमें तो यूनिवर्सिटीज़ में किताबों में, मईशत की किताबों में एक डायरेक्ट रिश्ता है टैक्स के बोझ का और जीडीपी का। अगर आप एक मईशत के ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ाते हैं तो उसका जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो नीचे आ जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो ये तदाद हैं आपस में कि हमने टैक्स भी बेतहाशा बढ़ाना है और हमने जीडीपी रेट को भी ऊपर लेके जाना है। तो ये तरीका कार तो ऐसा होना चाहिए कि जो मईशत का पहिया है वो जिस रफ्तार से घूम रहा है उसकी रफ्तार को बहुत तेज करें। जो टैक्स का बर्डन है वो कम से कम करते चले जाएं, लेकिन जब वो पहिया जितनी तेजी से घूमेगा उतनी तेजी से हुकूमत का जो खजाना है, हुकूमत की तिजोरी है वो भरे। डॉक्टर, ठीक हो गया। डॉक्टर वकार, मुझे बताएं, डायरेक्ट टैक्स नहीं बढ़ रहा, कोई अभी तक, हो सकता है कल परसों कोई चीज़ आ जाए, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि डायरेक्ट टैक्सेस किस तरह बढ़ाए जाएंगे। जो उन्होंने आइडिया दिया है कि हम इस तरह बढ़ाएंगे वो ड्यूएबल कितना है। सो इसका इम्पैक्ट एक आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर नहीं होगी क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा होंगे। ये कंसेंसस है इस वक्त यहाँ पर। जी मंसूर साहब, एक तो ये है कि पिछले साल तो ठीक है, आप यू कुड गेट अवे विद इट के कोविड ईयर था, तो आपने टैक्सेस का डायरेक्ट टैक्सेस आपने नहीं बढ़ाने, फर्म्स के ऊपर भी आपने टैक्सेस जो है वो कम रखे। लेकिन इस साल जो है मेरा ख्याल था कि गवर्नमेंट जो थी अगर ग्रोथ शो कर रही है और नेक्स्ट ईयर भी ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रही है तो डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ जो है थोड़ा सा शिफ्ट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए था, एक बात। दूसरा, अगर आप नहीं इंक्रीज़ करना चाह रहे थे कलेक्शंस वाया डायरेक्ट टैक्सेस, तो एटलीस्ट जो टैक्स एग्जेम्पशंस हैं आपने जो डायरेक्ट टैक्स के अंदर दी हुई हैं उनको जो है हम कम कर सकते थे। हाँ। और अगर हम ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम वो डायरेक्ट टैक्सेस जो हम विद होल्डिंग मोड में लेते हैं, जो कि तकरीबन इनडायरेक्ट टैक्सेस ही बन जाते हैं अगर आप उनको विद होल्डिंग मोड में लें, तो कम से कम वो विद होल्डिंग टैक्सेस की जो हुजम है और जो लगाने का तरीका है, इम्पोज करने का तरीका है, उसको चेंज किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर शाहिदा वज़ारत, मुझे ज़रा ये बड़े हमारे ये जो बिग एलिफेंट्स जिनको कहते हैं, इनके ऊपर बड़ा क्लियर है कि जी इनको निचकारी करेंगे और हम बड़ा, आपको क्या लगता है
बड़ी हर हुकूमत ने कोशिश की, मतलब मुझे इवन आसिफ अली जरदारी साहब का टाइम भी याद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नवाज शरीफ साहब का भी दौर याद है जब ये कहा जाता था कि जी इनको हम प्राइवेटाइज करेंगे एंड ऑल दैट। ये एक बड़ा सेंसिटिव सी भी सिचुएशन है, लेकिन इसकी वजह से आपका तमाम जो पाकिस्तान की हुकूमत का बजट है वो प्लस माइनस हिलता रहता है और उनको कुछ नहीं एड्रेस किया जाता। पाकिस्तान स्टील हो गई है या PIA हो गया, इनके लिए आप कितनी देर इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इसका रिजल्ट आपके पास कुछ आ नहीं रहा जी। देखिए, असल में ज़रूरत इस चीज़ की है कि आपकी एक प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी हो जो स्पेल आउट करे कि कौन कौन से एंटिटीज़ को प्राइवेटाइज करना है और किन को नहीं करना है। बाहर मुल्कों में आप देखिए कि जो पाकिस्तान में जिस किस्म की एंथुजियाज़म है जिन सेक्टर्स को प्राइवेटाइज करने के बारे में, बाहर मुल्कों में वो नहीं है। और वो इसकी वजह यह है कि उनके जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं वो उनको प्राइवेटाइज नहीं कर रहे हैं। और पाकिस्तान में गवर्नमेंट हमेशा यही कहती है कि हम प्राइवेटाइजेशन शुरू करेंगे क्योंकि हमारे जो ये एंटिटीज़ हैं ये खसारे में जा रही हैं। अगर जैसे ही वो प्राइवेटाइजेशन शुरू करती है वो सबसे पहले मुनाफा बख्श पे हाथ डालती है। बिल्कुल, इससे पता चलता है कि हुकूमत जो है वो जी डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ जी ज़रा ओके। अच्छा डॉक्टर फ़ारूक सलीम आप एक जी जी कंटिन्यू कीजिएगा डॉक्टर साहब। नहीं डॉक्टर साहब जी डॉक्टर साहब, मगर वो शुरू इसीलिए वो जाती उन पे है मुनाफा बख्श पे क्योंकि वो उससे मुस्तफीद खुद होना चाहते हैं। तो हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम एक डिलिबरेट पॉलिसी बनाएं और उसमें सिर्फ वो लोग शामिल ना हो जो पाकिस्तान की हुकूमत में बाहर से लाए जाते हैं, क्योंकि उनको इस किस्म के इश्यूज को वो एड्रेस नहीं कर सकेंगे। उसमें ज़रूरी है कि पाकिस्तानी लोग हों, हम जैसे लोग हों जो इस मुल्क में रहते हैं और जिनको यहीं रहना है, यहीं हमारे, और वो लोग इस प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी में कंट्रीब्यूट करें और कौन से सेक्टर्स को प्राइवेटाइज किया जाएगा और कौन से को नहीं, और कौन से स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं जिनको प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए। इस पे एक क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर फारूक सलीम, वैसे मैं बताऊं PIA को 20 और पाकिस्तान स्टील मिल को 16 अरब रुपए, मतलब इन टोटलिटी 26 अरब रुपया दिया जाएगा जी इस बजट के अंदर। डॉक्टर साहब मुझे एक चीज़ समझाएं, एक और मेरे लिए भी अंडरस्टैंडिंग होगी, लोगों के लिए भी। टैक्स की हम लोग बात करते हैं और कहा गया जी आइंदा इस साल FBR किसी को टैक्स नहीं देगा, जबकि खुद कहा जा रहा है कि जी FBR कलेक्शन इंक्रीज हुई है 18% से। सर, निज़ाम को ठीक करना है, चेयरमैन FBRs आप जितने मर्जी बदल दें, लेकिन जब तक स्ट्रक्चरल चेंज आप उसको ठीक नहीं करेंगे, इंडिविजुअल्स को बदलने से क्या होगा? देखिए, स्ट्रक्चरल चेंज का मामला बिल्कुल ठीक है और इसमें 3 चीज़ें ज़हन में रखनी है। पहली चीज़ ये है कि हमारी जो टैक्स पॉलिसी है वो गैर मुनसिफाना है, जिसका अभी पहले भी आप जिक्र कर रहे हैं। तकरीबन 66% टैक्सेस ऐसे हैं जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, और फिर जैसे अभी कहा गया कि उनका एक डायरेक्ट ताल्लुक है गुर्बत के साथ, और ये बढ़ रहे हैं। कुछ साल पहले मुझे याद था कि 60 से 62% जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होता था। अब जो लेटेस्ट 11 महीने के अदाद-ओ-शुमार हमारे सामने आए हैं उसमें तकरीबन 66% टैक्सेस जो हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। तो एक तो टैक्स पॉलिसी है वो गैर मुनसिफाना है। जैसे जैसे आपकी आमदन गिरती चली जाती है आपके ऊपर टैक्स का बोझ जो है वो बढ़ता चला जाता है। इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होना चाहिए। जैसे जैसे आपकी आमदन बढ़े वैसे वैसे आपके ऊपर टैक्स का बोझ बढ़े। तो पहली बात तो ये है कि टैक्स पॉलिसी गैर मुनसिफाना है। दूसरा ये कि जो कलेक्शन एजेंसी है, जो FBR है, वो इनएफिशिएंट है रेली। वो बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट है। उसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का जो आपने जिक्र किया वो आना चाहिए। फिर जो टैक्स पॉलिसी है वो टैक्स पेयर के लिए बड़ी बोझल है, वो बहुत वजन डालती है उसके ऊपर एक बोझ बन जाती है। कई घंटे लग जाते हैं। अगर आपने अपना टैक्स का खास तौर पे जो कॉर्पोरेट टैक्स के गोशवारे हैं, जो पर्सनल गोशवारे हैं, वो भी इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि मैं भी अपना गोशवारा खुद फिल नहीं कर सकता हूँ, हमें किसी टैक्स एक्सपर्ट की जरूरत होती है। तो गैर मुनसिफाना से हमें मुनसिफाना बनाना है, ग्रेजुअली इनडायरेक्ट से डायरेक्ट की तरफ जाना है। उसके अलावा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है वो नहीं आ सकती और हम सीधे राह पे नहीं चल। फिर हमने जो टैक्स एजेंसी है उसको एफिशिएंट करना है। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से मैं आपको एक दिलचस्पी बात बता दूं। जी। पाकिस्तान कंपनी का जिक्र किया वजीर खजाना साहब ने कल।
अब ये सरमाया पाकिस्तान कंपनी को 2-2.5 साल पहले इनकॉर्पोरेट करवाई गई थी। असद उमर साहब जब वजीर खजाना थे उस वक्त ये प्लान था कि सरमाया पाकिस्तान कंपनी के अंदर हम बहुत सारे जो हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं उनको ले आएंगे। और उस वक्त कहा जाना था कि आरिफ नकवी साहब जो अबराज कैपिटल के फाउंडर थे, उसके बाद लंदन जाके वो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको हेड बनाना था इस एंटिटी का। तो ये एक फेल्ड पॉलिसी है, ये कामयाब पॉलिसी नहीं है, ये 2-2.5 साल से पड़ी हुई है शेल्फ पे। ठीक, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर वकार अहमद साहब, डॉक्टर फ़ारूक सलीम, डॉक्टर प्रोफेसर शाहिदा वज़ारत, थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। फिर ये एक एनालिसिस है, ये आज जो बजट स्पीच आई है उसके ऊपर एक एनालिसिस है। हम लोग कल भी इस पे बात करेंगे, हम परसों भी इस पे बात करेंगे, बिकॉज अगर इस पूरे बजट से, अगर इमरान खान साहब के बजट से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बजट से एक आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर नहीं होने जा रही, तो इस सारे टैंट्रम्स का क्या फ़ायदा, इस तमाम उन दावों का, उन वादों का क्या फ़ायदा अगर आपकी और मेरी ज़िंदगी बेहतर नहीं हो सकती। मैंने जिस तरह प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि एक वो शख्स जिसकी 20,000 तनख्वाह आपने बेसिक रखी है और उसके 4 बच्चे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो कि बैंकर भी हैं, आप बना के दिखाएं वो बजट, वो किस तरह अपने बच्चों को पाले। ये सोचने का मकाम है हम सबके लिए, और स्पेशली उनके लिए जो पाकिस्तान की तकदीर लिखते हैं फाइनेंशियल, अगर मैं बात करूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। बशर्ते ज़िंदगी, आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।